हेलो जय हिंद। तो हम देख रहे हैं इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 11 टेस्ट सॉल्व किए हैं। ये है 12वां टेस्ट। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, ये जो शब्द लिखा हुआ है टॉलरेंस अंडरलाइन लिखा हुआ है, इसकी नियरेस्ट इन मीनिंग यानी कि एक तरीके से हमें सिनोनिम बताना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, एजुकेशन गिव्स पीपल द नॉलेज एंड स्किल्स दे नीड टू स्टे हेल्दी, गेट जॉब्स एंड फोस्टर टॉलरेंस। टॉलरेंस का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? टॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। ठीक है, किसी चीज़ को बियर कर पाना, सहन कर पाना। अब इससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा? एंट्रेंच। एंट्रेंच का क्या मतलब होता है? एंट्रेंच का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है खाई। तो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो जैसे आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो कोई किला है, किले को मजबूत करने के लिए उसके चारों तरफ खाई खोदी जाती थी ताकि वो सिक्योर रहे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंट्रेंच। बट एक दूसरा प्रोसेस होता है, मतलब इसका एक दूसरा अर्थ होता है एंट्रेंच। इसका अर्थ होता है किसी को एक ग्रेट पोजीशन में रखना, किसी मजबूत पोजीशन में रखना, उसको बोलते हैं एंट्रेंच। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे होगा नहीं। दूसरा डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, तो ये भी नहीं होगा। लिथार्जी का मतलब होता है आलस, ये भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का भी मतलब होता है सहन शक्ति। तो टॉलरेंस का सिनोनिम क्या हुआ? एंडोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है किसका? इंटेंसिव का हमें बताना है एंटोनिम। अच्छा, इंटेंसिव का क्या मतलब होता है? इंटेंसिव का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत गहन, ठीक है, बहुत उत्कृष्ट। ठीक, जैसे आपने देखा होगा आईसीयू का नाम सुना होगा, तो आईसीयू का फुल फॉर्म ही होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ऐसे पर्सन, ऐसे पेशेंट को वहाँ रखा जाता है जिसको सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, राइट, ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे होता है इंटेंसिव का यूज़। तो अब इंटेंसिव का उल्टा क्या होगा? रियल। डेयर भी नहीं होगा। फियर्स का मतलब होता है क्रूर या फिर डरावना, वो तो होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन ना किया गया हो या बहुत ज़्यादा डीपली जाकर के बात ना की गई हो, नॉर्मली थॉरली उसके बारे में बोला गया हो। तो इंटेंसिव का उल्टा सुपरफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ये एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। द टीचर विल गिव द स्टूडेंट्स अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। द स्टूडेंट्स विल बी गिवन, विल बीइंग तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस का ये सेंटेंस नहीं है। दूसरा, द स्टूडेंट्स विल बी गिवन अ टेस्ट बाय द टीचर्स नेक्स्ट वीक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। ठीक है, द वॉल वॉज पेंटेड ब्यूटीफुली बाय द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट यहाँ पे आया है, तो आर्टिस्ट सब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? द आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट ने क्या किया? यहाँ पे वॉज पेंटेड है। ठीक, तो वॉज अगर पेंटेड की बात की जा रही है तो यहाँ पे पास्ट में ही होगा। द आर्टिस्ट पेंटेड द वॉल ब्यूटीफुली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर। करेक्ट शब्द बताना है और ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। अ डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी एक्साइटमेंट होता ना, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिना वजह की एक्साइटमेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द होता है फस। आपने एक सेंटेंस भी सुना होगा, डोंट मेक अ फस। तो उसका मतलब होता है फालतू का एक्साइटमेंट मत दिखाओ, जितने की ज़रूरत भी नहीं है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं। तो वो होता है फस। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ का मतलब होता है किसी एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटी से बाहर कर देना या फिर निकाल देना कंपनी से, दैट इज़ कॉल्ड ले ऑफ। आपने आजकल के टाइम पे बहुत ही कॉमन हो गया ये शब्द। बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ करती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपनी कंपनी से बहुत सारी एम्प्लॉयज़ को निकालती हैं। देखो, ले ऑफ में और फायर में फ़र्क होता है। फायर क्या होता है? जब किसी की इनकैपेबिलिटी पे उसको उस कंपनी से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वो होता है फायर करना। ठीक, ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ में जो एम्प्लॉय होता है उसकी गलती नहीं होती। ठीक है, जस्ट बिकॉज कंपनी एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पा रही है, एम्प्लॉय का खर्चा नहीं उठा पा रही है, तो उसने एम्प्लॉय को कम करना है, तो कुछ एम्प्लॉय उसने निकाल दिए कंपनी से, दैट इज़ कॉल्ड ले ऑफ। ओके, टेमेरिटी क्या होता है? टेमेरिटी का मतलब होता है एक्सेसिव बोल्डनेस। एक्सेसिव बोल्डनेस का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस होना, और ये भी खास करके तब जब किसी का डिसरेस्पेक्ट करने में किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उसमें कोई टीचर पढ़ा रहा है और एक लड़का या लड़की कोई ऐसा हो जो कि भरी क्लास में सो रहा है। ठीक है, तो उसको उस भरी क्लास में सोने का कॉन्फिडेंस तो है, बट वो शो क्या कर रहा है कि दैट इज़ द डिसरिस्पेक्ट ऑफ दैट टीचर।
कॉन्फिडेंस तो बहुत है कि भाई हम सीना तान के क्लास में घुस गए, किसी ने कुछ कहा नहीं, बिना बताए उठ के चले आए, या टीचर के पीछे पटाखा फोड़ दिया। तो ये है तो एक्सेसिव बोल्डनेस का काम, बट इट शोज़ अ डिसरिस्पेक्ट, तो वो होता है टेमेरिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाँ, इसका जो डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी एक्साइटमेंट होता है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इडियम का मतलब बताना है। इडियम है द लायंस शेयर, द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड द लायंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। जो सबसे बड़ी बहन थी उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी से क्या मिला? द लायंस शेयर। लायंस शेयर क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जब जंगल में शिकार हुआ तो शेर जंगल का राजा होता है, तो जो राजा को क्या मिलेगा? सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा शिकार का, और ये वहीं से इडियम बना है। तो लायंस शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, तो लार्जेस्ट पोर्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, हमें डायरेक्ट बताना है, ठीक है। एक्चुअली इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, हमें डायरेक्ट बताना है। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैडंट डन माई वर्क। अब देखो ये इनडायरेक्ट में तो है, अब ये इनडायरेक्ट में आया कैसे है? अगर ये इनडायरेक्ट में आई हैडंट यानी कि पास्ट परफेक्ट है, तो डायरेक्ट में क्या रहा होगा? पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा। अब इसमें देख लो, द टीचर सेड वाई डोंट यू, ये तो प्रेजेंट का है, ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा है द टीचर सेड वाई डिडेंट यू डू योर होमवर्क। अब यहाँ पे आप देखोगे पास्ट इंडेफिनिट आता है, ठीक है। बाकी के ये जो है वाई डिड नॉट यू डू, इस वाले में रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट का जब आता है तब वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया है पास्ट इंडेफिनिट, वाई डिड नॉट यू डू द होमवर्क, और लास्ट वाले में भी वाई डिड नॉट डू है, बट इसमें कन्फ्यूजन होगी लोगों को। इसमें क्या लिखा हो? वाई यू डिड नॉट डू योर होमवर्क। ये फॉर्मेशन रॉन्ग है, क्योंकि जब हम WH वर्ड्स की स्टार्टिंग करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में, तो WH वर्ड के बाद में जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, और डिड यू के पहले आएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द टीचर सेड वाई डिड नॉट यू डू योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस, अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस। अब देखो, दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस, बहुत ही खतरनाक लगता है, अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस। यहाँ पे अदरवाइज का यूजेज जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पे अदरवाइज नहीं होगा, यहाँ पे ऑपोजिशन की बात आ रही है, ऑपोजिट चीज़ों की बात आ रही है, और वहाँ पे होगा बट, ठीक है। तो जो फॉल्ट है वो किस पार्ट में है? वो है बी पार्ट में, अदरवाइज नहीं होगा। राइट आंसर एक्चुअली में ये वाला, ठीक है। दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस बट इट इज़ हार्मलेस, ठीक है। तो ये कुत्ता जो है देखने में बड़ा खतरनाक है, बट एक्चुअली ये हार्मलेस है, ठीक है, इससे कोई खतरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें सिनोनिम बताना है शब्द का प्रोलिफिक। तो प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है वेरी प्रोडक्टिव, जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हो, और ख़ास करके ये आर्टिस्ट्स के लिए यूज़ होता है, जो राइटर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कोई राइटर है, ठीक है, और वो रेगुलरली खूब सारे पोएम लिख रहे हैं, खूब सारी स्टोरीज़ लिख रहे हैं, या कोई आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई एक अभिनेता है, फिल्म अभिनेता, और खूब सारी मूवीज़ आ रही हैं, तो वो क्या होगा? प्रोलिफिक इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रोड्यूसिंग अ लॉट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रोडक्टिव, तो प्रोलिफिक का सिनोनिम प्रोडक्टिव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। डायरेक्ट फॉर्म है, हंसा सेड आई हैव पास्ड माई RAS एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। आई हैव पास्ड माई RAS एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। तो हंसा सेड शी हैड पास्ड हर RAS एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, एंड दैट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम हमें बताना है कि इसका परनिशियस का। परनिशियस का क्या मतलब होता है? परनिशियस का मतलब होता है वेरी हार्मफुल, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक या फिर घातक, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में है मैलिशियस। मैलिशियस क्या होता है? मैलिशियस का मतलब होता है किसी के लिए द्वेषपूर्ण भावना रखना, ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट में OUS है तो ये एडजेक्टिव होगा, राइट। तो मैलिशियस तो होगा नहीं, ठीक। विकेड क्या होता है? विकेड होता है दुष्ट, है ना। इंजूरियस का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज यू हर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंपैशनेट। तो परनिशियस का उल्टा कंपैशनेट। कंपैशनेट का अर्थ क्या होता है? जो कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु, किसी से
सहमति की भावना रखना है ना, दयालुता की भावना रखना, वो होता है कंपैशनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इडियम लिखा हुआ है, इसका हमें मतलब बताना है। इडियम लिखा हुआ है चेंज ऑफ हार्ट। अब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा चेंज ऑफ हार्ट का मतलब दिल बदलना या मन बदलना। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझो कि हम जा रहे थे मार्केट, और या फिर किसी से कोई लड़ाई हो गई और हमने सोचा भाई आज तो इसको 2 थप्पड़ मार ही दूंगा, और वहाँ पे पहुँचे, बट सामने वाले को देख के लगा यार कि मारपीट में कोई फ़ायदा है नहीं, अच्छी बात नहीं है, छोड़ो जाने दो, जो हो गया हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, आपके दिल में बदलाव आया, आपकी फीलिंग्स में चेंजेस आए, दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। चीज़ें बदल जाना ना, ओपिनियन बदल जाना किसी चीज़ को लेकर के, दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। पहला शब्द अगर हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस, तो यही करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी के जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सारे रॉन्ग हैं। ठीक है, सबकी स्पेलिंग गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये होमोफोन्स, अप्रोप्रिएट होमोफोन्स हमें लगाना है। होमोफोन्स क्या होता है, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है होमो, तो ये बनता है 2 शब्द से, होमो और फोन्स। तो होमो का मतलब होता है एक सिंगल, यानी कि एक जैसा, और फोन्स का मतलब होता है साउंड, यानी कि जिसका एक जैसा साउंड हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ इनैप्ट, 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 या फिर इनैप्ट, इनैप्ट। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर द लीडरशिप ऑफ हिज टीम। तो देखो 2 शब्द इसमें लिखा हुआ इनेप्ट और इनैप्ट। ठीक है। इनेप्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्किल की कमी होना या एबिलिटी की कमी होना। तो ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर द इनेप्ट लीडरशिप ऑफ हिज टीम, उसके अंदर लीडरशिप की कमी थी, लीडरशिप की एक स्किल होती है और उसकी कमी थी। तो पहला तो हो जाएगा इनेप्ट। ठीक है। दूसरा, हिज कॉजल बॉडी लैंग्वेज सीम्ड इनैप्ट फॉर अ लीडर। इनैप्ट का मतलब होता है नॉट सूटेबल, तो उसकी जो कैजुअल बॉडी लैंग्वेज थी वो एक लीडर के लिए सूटेबल नहीं थी, एंड दैट इज़ वाई राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनैप्ट एंड इनैप्ट विल बी फिल्ड हियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट करना है। एक्चुअली मैं अंडरलाइन यहाँ पे ये वाला हिस्सा है। ठीक है। ही हार्डली एवर विजिट। ठीक। तो ही डजेंट हार्डली एवर विजिट हिज होम टाउन। तो इसके पहले हमने वीडियो में जब ऑलरेडी बात करी थी तो मैंने बताया था, जब भी हार्डली आता है, हार्डली ऑलरेडी एक नेगेटिव शब्द होता है, उसके साथ में नॉट या डिड नॉट या नॉट का यूज़ होता ही नहीं है। अगर मैं कहूँ ही हार्डली एवर विजिट हिज होम टाउन, जिसका मतलब होगा वो ना के बराबर ही अपने होम टाउन को विजिट करता है। तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होगा वो होगा ही हार्डली एवर विजिट्स, ना कि ही डज नॉट हार्डली एवर विजिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग इन अ स्पेशल ऑर्डर, एक ऐसी लिस्ट जिसमें नाम और चीज़ों का एक स्पेशल ऑर्डर रखा गया हो। तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी, इसके पहले भी मैंने वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। डायरेक्टरी ऐसे पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं जहाँ पे लोगों का नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है इकट्ठा। ठीक है। वो होती है डायरेक्टरी। जैसे आपने शब्द सुना होगा टेलीफोन डायरेक्टरी, राइट। तो डायरेक्टरी तो होगा नहीं। एटलस आपको पता ही है क्या होता है, डिक्शनरी में शब्द होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैटलॉग। और आपने देखा होगा जब किसी शॉप पे आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कपड़ों की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे कपड़ों का एक कैटलॉग होता है। दुकानदार अपने पास कैटलॉग रखता है कि हमारे पास ये टाइप के कपड़े हैं, आप इसमें से देख सकते हो। तो वो क्या है, दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन अ स्पेशल ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। द प्रपोजल्स आर नाउ अंडर कंसिडरिंग बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। राइट आंसर क्या लगाना है हमें, एक्चुअली में द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बी पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है। क्या मिस्टेक है, द प्रपोजल्स आर नाउ अंडर कंसिडरेशन होगा यहाँ पे। ठीक है। कंसिडरिंग नहीं होगा, अंडर कंसिडरिंग नहीं होता, अंडर कंसिडरेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऑर्डर करेक्ट करना है। सेंटेंसेस को सबसे पहले पढ़ेंगे। His original contributions to natural science include the accurate assessment of the elephant gestation period and the disclosure of the Saras crane pairing information. Next sentence है, his तुजुके जहांगीरी contains a record of his observations, memoirs of Jahangir. अगला सेंटेंस है, जहांगीर द एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज अ डिवोटेड नेचुरलिस्ट। जहांगीर इज नोन फॉर हिज इन डेप्थ डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेवरल एनिमल्स एंड बर्ड्स इंक्लूडिंग द मंकी एंड द हॉक कुकू। इन चारों सेंटेंसेस को आप पढ़ोगे तो इतना तो क्लियर हो जाता है कि सबसे पहला सेंटेंस होगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की गई मुगल एम्पायर जो जहांगीर थे उनका इंट्रोडक्शन दे करके। ठीक है। और उसके बाद में जहांगीर के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस होगा वो तो सी होगा। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो एक अकेला ऑप्शन सी है जिसमें शुरुआत सी से हो रही है। पहला ऑप्शन दिख गया, तुरंत टिक मारो, आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है चारों ऑप्शंस को क्रॉस चेक करनी। ठीक है।
बट हाँ, अगेन आई विल से कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भैया ये पहला सेंटेंस होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। द सॉन्ग कंपोज्ड बाय द क्वायर फॉर द स्पेशल प्रोग्राम वॉज एन, क्या था जो सॉन्ग कंपोज किया गया स्पेशल प्रोग्राम के लिए, वो कैसा सॉन्ग था? क्या वो इमिटेटेड, ये स्पेलिंग ही गलत है, ऐसा कोई शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये दूसरा शब्द है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। इरेडिकेटेड क्या होता है? इरेडिकेटेड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया, ठीक है, वो होता है इरेडिकेटेड। तो इरेडिकेटेड यहाँ पे सही सेंस बनाएगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इमिटेटेड। इमिटेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करके उसको दोहराया जाना, ठीक है। तो इमिटेट करना, फॉर एग्जांपल आजकल देखा होगा बहुत लोग ना मिमिक्री वगैरह करते हैं, तो मिमिक्री करने के साथ साथ वो जिस प्रकार अगले व्यक्ति के एक्शंस होते हैं ना, उस तरीके के एक्शंस को भी करके दिखाते हैं। तो दैट इज़ काइंड ऑफ इमिटेटिंग समवन्स बिहेवियर और समवन्स हैबिट, राइट। तो वो इमिटेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अगेन ऑर्डर फॉलो करना है। वन कॉमन मिस्टेक दैट मैनी पीपल हैव मेड इन इज दिस, दे हैव थॉट दैट इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग इफ एवरीबडी हैड exactly the same amount of money no matter whether they worked hard or lived quite idly. दूसरा सेंटेंस है, नाउ दैट इज़ अ वेरी ग्रेट मिस्टेक बिकॉज देयर सिंपली इज़ नॉट इनफ मनी टू मेक एवरीबडी रिच and they have imagined that if all the money in the country were equally divided everybody would be rich. Last sentence है, they forget that very few people would work at all if it were not for the money their work brings them and that without work there would be no money. इन चारों सेंटेंसेस को आप पढ़ोगे तो एक सेंस बन के आता है कि जो पहला सेंटेंस है वो पहले होगा और ए के जस्ट बाद में डी आएगा, और इसमें ए के बाद में जब डी आएगा उसके बाद में एग्जैक्ट में आता है सी, एंड दैट इज़ वाई द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो शुरू करते हैं। हाँ, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। शुरुआत होती है, द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड कामली वाइल एड्रेसिंग एन क्या इज़ नीदर इनबॉर्न और डिफ़िकल्ट। ऑप्शंस को पढ़ोगे किसको एड्रेस किया जा रहा है, यहाँ पे ऑडियंस को एड्रेस करने की बात की जा रही है, ठीक है। एडल्ट तो होगा नहीं। अकम्प्लिस क्या होता है? अकम्प्लिस होता है ऐसा साथी, लेकिन वो ऐसा वैसा साथी नहीं होता, ऐसा साथी होता है जो आपके क्राइम्स में साथ देता है, उसको अकम्प्लिस कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किसी की सहायता करे उस साथी को अकम्प्लिस कहते हैं, ठीक। तो एडल्ट होगा नहीं, अकम्प्लिस होगा नहीं, एसोसिएशन होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन है ऑडियंस। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे, द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड कामली वाइल एड्रेसिंग एन ऑडियंस इज़ नीदर इनबॉर्न नॉट डिफिकल्ट टू डेवलप। तो ये कह रहा है कि एक क्लियर थिंकिंग रखना, और जब आप किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो तो वो क्वालिटी जो होती है वो ना तो आपको बचपन से पैदा होती है और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन है उसको डेवलप करना, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियंस शुड एक्ट एज अ स्टिमुलस। जो ऑडियंस की प्रेजेंस होती है वो एक स्टिमुलस की तरह काम करना चाहिए, ना कि नॉट एज अ टू थॉट। क्या? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रोक टोक, ठीक है। तो जो ऑडियंस का जो प्रेजेंस होता है वो आपके लिए एक स्टिमुलस का काम करना चाहिए, ना कि एक रुकावट का, ठीक है। ऑडियंस फ्राइट कैन बी ओवरकम। जो ऑडियंस का जो डर होता है ना, कई लोग स्टेज फ्राइट होता है, ऑडियंस ढेर सारी सामने बैठी होती है, बोलने में डर लगता है, हाथ पैर कांपता है, तो ऑडियंस फ्राइट कैन बी ओवरकम। इसको ओवरकम किया जा सकता है कैसे? थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, राइट। इवन ग्रेट स्पीकर्स, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े स्पीकर्स हुए हैं वो भी क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इवन कहाँ गया, हाँ, इवन ग्रेट स्पीकर्स एक्सपीरियंस, यहाँ तक कि बड़े स्पीकर्स को भी एक्सपीरियंस होता है किसका? स्टेज फ्राइट का, ठीक है, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। एवरी स्पीकर गेट्स वर्कड अप एंड एक्सपीरियंसेस स्ट्रेन, शॉक एंड एक्साइटमेंट बिफोर ही और शी बिगिंस टू टॉक, ठीक है। बट एवरी स्पीकर हु इज स्ट्रगलिंग टू गेन, क्या? हर एक स्पीकर जो कि स्ट्रगल कर रहा है गेन करने में, क्या गेन करने में? कॉन्फिडेंस गेन करने में, ठीक है। मेरिट, प्रॉफिट, मनी गेन नहीं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात चल रही है। ओवरऑल जो पैसेज है वो स्टेज फ्राइट के बारे में है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप के बारे में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो बट एवरी स्पीकर हु इज स्ट्रगलिंग टू गेन कॉन्फिडेंस शुड रिमेंबर दैट ऑल मेरिटोरियस पब्लिक स्पीकिंग इज अकम्पनीड बाई अ लिटिल। यानी कि जितने भी लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं
स्टेज फ्राइट को ओवरकम करने में, उनको ये पता होना चाहिए दैट ऑल मेरिटोरियस पब्लिक स्पीकिंग इज़ अकम्पनीड बाई अ क्या लिटिल नर्वसनेस। तो हर एक ग्रेट स्पीच की शुरुआत एक थोड़े से नर्वसनेस के साथ शुरू होती है, ठीक है। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है। जो पब्लिक स्पीकिंग है वो आदमी सीखता है, प्रैक्टिस से सीखता है, डेली लाइफ में रेगुलरली उसको करने से सीखता है, ठीक है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट बायोलॉजिकली बॉर्न विद यू, इट इज़ डेवलप्ड इन योर लाइफ, ठीक है। सो दीज वर 25 questions, these were 25 important questions for your upcoming CGL 2024 examination. I hope you liked it. See you in the next video. Till then, take care. Jai Hind.